सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षक साथी, सभी को मेरा भाव भरा प्रणाम। मेरे सभी बच्चों को मेरी शुभाशीष, मेरा आशीर्वाद। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं बोलते बोलते ही दे रहा हूँ। उस शुभकामना को मैं केवल एक लाइन में धन्यवाद या बधाई देकर समाप्त नहीं करना चाहता। आपके भीतर जितना उत्साह है और वो उत्साह क्या कमाल कर सकता है, ये मैं आपको 26 जनवरी के इतिहास से लेकर किसी न किसी विभूति की चर्चा कर समाप्त करूंगा। तो आप सब बच्चे सुनने को तैयार हैं? पात्रता सिद्ध करिएगा। मैंने परसों भी बोला था, विवेकानंद कहते थे कि अगर पात्र उल्टे और खूब बारिश हो तो किसी काम का नहीं है। पात्र सीधे रखे हो, बारिश हो रही हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं अपने सभी साथियों से जो मेरे पीछे मंच में बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती, छोटे बच्चे उनको खेलने दीजिए, उनका धर्म है खेलना। लेकिन जो मैच्योर हम हो चुके हैं, आप जैसे बच्चे, हम जैसे, जिस विभूति की मैं चर्चा करने वाला हूं, उसकी कसौटी ये है कि आपके कान, आपकी आंखें, आपकी जितनी घ्राणेंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां, सेंसेस है, वो एक साथ कान बन जाए। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आंखें बंद कर ले थोड़ा देर, अगले 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी करें और बिल्कुल शांत चित्त होकर सुनोगे तो आनंद ही कुछ और आएगा। सर्वप्रथम 26 जनवरी मनाते क्यों हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा कि 90% बच्चों को, इंक्लूडिंग उसमें जगह जगह बड़े भी शामिल हैं, उनको यह पता नहीं होता कि 26 जनवरी का औचित्य क्या है। यह एक बात। यही नहीं, सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी साक्षात्कार के दौरान यह प्रश्न पूछा जाता है कि 26 जनवरी का दिन 26 जनवरी को ही क्यों? तो सर्वप्रथम इतिहास की दृष्टि से 2-3 फैक्ट्स सभी के मैं संतुष्ट करना चाहता हूं, उनको क्लियर करना चाहता हूं। 3 बातें ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? यह एक प्रश्न, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी भी किसी भी बच्चे से उम्र के किसी भी मोड़ पर, और खासकर जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे, यह पूछा जा सकता है कि जब 1949 में एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया तो वो लागू 26 जनवरी 1950 में क्यों हुआ? यह एक प्रश्न, विचारणीय प्रश्न। इसका समाधान मैं आपको तुरंत बताता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, सर्दी भी है। परंतु आप सर्दी की बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि जिस विभूति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, सुनते सुनते आपकी आंखों की पुतलियों में रक्त उतर आएगा। ऐसी है वो विभूति, और वो बहुत बड़ा सस्पेंस है। जब उस विभूति के बारे में चर्चा करूंगा तो आप स्वयं जान जाएंगे। सर्वप्रथम 26 नवंबर और 26 जनवरी का ये जो डिलेमा वाली स्थिति हमारे मनों में रहती है, इसको क्लियर करूं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ता है। 1930 के साल में सभी बच्चे कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में जानते होंगे। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था। ऐसा ही एक कांग्रेस का जो अधिवेशन था, रावी नदी के तट पर हुआ, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने यह घोषणा की कि जो 26 तारीख है, जनवरी है, उस दिन हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य उन्होंने हम सबके सामने रखा कि हम पूर्णतः स्वाधीनता का
का जो हमारा लक्ष्य है उसको उन्होंने उद्देश्य में रख लिया और यह बोला कि हर साल 26 जनवरी 1930 के बाद 26 जनवरी के दिन को हम ऐतिहासिक रूप से सेलिब्रेट करेंगे। यह हुआ था रावी नदी के तट पर कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन था सर बताएंगे? जोर से बताओ ना। कौन सा? शाबाश। लाहौर अधिवेशन 1930 का रावी नदी के तट पर यह घोषणा कर दी गई कि 26 जनवरी को हर साल ऐतिहासिक दृष्टि से मनाया जाएगा। लेकिन जब संविधान बना, संविधान बनते बनते 26 नवंबर 1949 में डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अब यह बड़ी दुविधा की बात थी कि इतिहास के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, और इसका सॉल्यूशन जब हमारे नीति निर्माताओं ने, जो फ्रेमवर्कर्स थे, उन्होंने निकाला तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तारीख 26 ही रखेंगे और उसको 2 महीने आगे कर लेंगे। तो उसको 26 जनवरी कर दिया गया और 1950 कर दिया गया। अब एक बात और है, इसके साथ जुड़ती हुई बात है, वो समझ लीजिएगा। जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो आज़ादी मिलने के बाद तुरंत हमने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति घोषित नहीं किए और हमें ये बोला गया, जो कैबिनेट मिशन आया था और उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, उन्होंने हमें ये बोला कि आप एक इंटरिम, जो इंटरिम इंग्लिश में शब्द है इंटरिम, काम चलाऊ व्यवस्था एक बनाइए जिसमें आप अगले 5 साल में यह सीखिए कि देश कैसे चलता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री 1947 में नहीं बने। कब बने? सोचिएगा, 1950 के बाद 1951-52 के दौर से हमारे प्रधानमंत्री इलेक्ट होने चालू हुए। 1947 और 51 के बीच का जो दौर था, हमने व्यवस्था को बनाने में लगाया, सीखने में लगाया। उसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये इतिहास है कि 26 नवंबर 1949 को रेडी होने के बावजूद जो हमने उसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया, एक ऐसा संविधान, नियमों की एक ऐसी पुस्तक जो हमारे ऊपर रूल करे, हमें मार्गदर्शन दे कि हमें विपरीत परिस्थितियों में या देश की व्यवस्था को चलाने के लिए क्या काम करना है। तो कभी भी इतिहास से अगर प्रश्न पूछे तो उसको स्वाधीनता संग्राम से जोड़ना है, जवाहरलाल नेहरू के उस उद्देश्य से जोड़ना है। एक और बात, हमें गणतंत्र कहते हैं, और उससे भी पहले एक और बात कि जिस देश का नाम हमारा देश है उसका नाम है भारत। और आपको बताते हुए मुझे इतना गर्व फील होता है कि भारत का जन्म कब हुआ है इसकी कोई तारीख नहीं है, भारत कब पैदा हुआ है इसकी कोई तारीख नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख है, बांग्लादेश की तारीख है, दुनिया के हर एक देश की तारीख है, लेकिन भारत की तारीख नहीं है। यह अपने आप में एक विचित्र बात है। और जिसका जन्म होता है बच्चों, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारी मृत्यु इसलिए अनिश्चित है क्योंकि हम अखंड हैं, अखंड थे और अखंड ही आगे रहेंगे। हमसे निकल सकता है कोई, हमसे निकल सकता है कोई, लेकिन हमारा पिता नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे जन्म की तारीख निश्चित नहीं है। यह एक सनातन धरोहर है और प्राचीन ज्ञान परंपरा से ऐसे ही धारा प्रवाह चलती रही है। तो ऐसे देश के आप नागरिक हैं, इस पर गर्व करिए। ये तो रहा एक छोटा सा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कि 26 जनवरी 1950 को। इससे जुड़ता हुआ एक फैक्ट और है, वो भी क्लियर कर लीजिए। सभी बच्चों को बोलता हूं कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, उन लोगों द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसलिए आपका शासनाध्यक्ष जिसे कहते हैं, तीनों फोर्सेस का जो सुप्रीमो होता है, वो खानदानी नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोग उसको चुनते हैं। लेकिन जब आप ब्रिटेन की बात करते हो तो वहां की शासनाध्यक्ष जो पहली नागरिक उनकी बोली जाती है वो वंशानुगत होती है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हमें बोला जाता है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र कह रहा हूं, गणतंत्र नहीं कह रहा। अभी कई जगह गणतंत्र की भी बात होती है, गणतंत्र नहीं, गणतंत्र। गण मतलब क्या? गण का भी अगर इतिहास देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में जाता है। तो इतना पुराना ये संस्कृति है और इतना पुराना इसका नाम है भारत। तो आपको तो गर्व होना चाहिए। जब जब 26 जनवरी आए, 15 अगस्त आए, आपको गर्व होना चाहिए। और यह गर्व केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार मिले,
3 बार भारत माता की जय के नारे लगा दिए, या एक दिन वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच हुआ तो मुंह में आपने खूब तिरंगे पोते और उसके बाद घर आके तालियां बजाई और फिर राष्ट्रीयता विदा हो गई। अगर ऐसी राष्ट्रीयता हमारी रही तो वो दिन दूर नहीं कि जो पहले हुआ था वो घटित हो सकता है। पहले भी हमारे ऊपर लोगों ने रूल किया, और अगर हमारी राष्ट्रीयता के जो मायने हैं वो ऐसे ही रहे कि साल भर में एक बार मिलना है, तालियां बजा लेनी है, अपनी बात को सामने कह देना है और मोमबत्ती लेके इंडिया गेट से मार्च निकाल लेना है, और अव्यवस्था, अराजकता, हिंसा इसी तरीके से बढ़ते रहनी है, तो इस राष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है। तो राष्ट्रीयता का आदर्श क्या है? कक्षा 10 में एक चैप्टर आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सभी बच्चों को पता होगा, उसके एक ब्रैकेट में अर्नेस्ट रेनन नाम का एक बहुत बड़ा शिक्षक, जो एक फिलोसोफर है, उसने राष्ट्र के बारे में अपने विचार दिए हैं। उस एक परिभाषा या उस बात से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो राष्ट्रीयता का मतलब अर्नेस्ट रेनन ने ये कहा है कि जब आपका अपनी धरोहर के प्रति, अपनी आइडेंटिटीज के प्रति एक जुड़ाव होता है, एक उसमें अपनत्व होता है, तो उसको वो राष्ट्रीयता कहता है अर्नेस्ट रेनन। और यह किस रूप में हो सकता है? यह इस रूप में हो सकता है कि देश की प्रगति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए कई लोग लड़े थे, उनके प्रति आदर व्यक्त करके वही आजादी के अमृत महोत्सव में मनाए जाने की कोशिश होती है। या फिर रूमानीवाद के जरिए, रूमानीवाद मतलब कविताओं से, नाटक से, ड्रामा से, पोइट्री से, देशभक्ति गीतों से, इन सारे तरीकों से राष्ट्रीयता का जो भाव पैदा या जागृत किया जाता है उसको वो राष्ट्रीयता कहता है। और कहीं ना कहीं अर्नेस्ट रेनन जो बात कहता है वो सच में अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब तक हमारी अपनी आइडेंटिटीज क्लियर नहीं होंगी, हमारी अपनी पहचान क्लियर नहीं होगी बच्चों, तो आप या यकीन मानिए कि आप राष्ट्र की परिभाषा गढ़ नहीं सकते। 26 जनवरी जिस दिन आपको यह किताब मिली, आपको लगता होगा कि रूल बुक आ गई तो यह तो एक दिन में हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहां मैंने आपको इतिहास में छोड़ा था, जब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर यह बोला गया कि भारत का जो प्रथम स्वाधीनता एक दिवस मनाने की कोशिश हुई, उस स्वाधीनता दिवस के पीछे कई क्रांतिकारी मौजूद थे, कई ऐसे लोग मौजूद थे, कई ऐसी हुतात्माएं मौजूद थी जिन्होंने न जाने क्या क्या किया इस कंट्री के लिए। और मैं सच बोलता हूँ, थोड़ा देर चुप रहे, बस जान लगती है बेटा इसमें, ये अंदर से भाव जागृत करने में जान लगती है, ये खुली बोलना नहीं है। मैं फिर कहता हूँ ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके, जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। आज मैं आपको यह बता रहा हूँ कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में कई लोग लड़े, लेकिन जिस व्यक्ति की मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, उसकी कहानी सुना रहा हूँ, उसका नाम बड़ा विचित्र है, क्योंकि वो क्रांतिकारियों में एक ऐसा नाम है जिसको लेके उस जमाने में क्रांतिकारी इतने प्रेरित हुए कि अपने कपड़ों में उसका नाम गुदवा लिया, अपनी धोती जो पहनते थे उसमें उसका नाम गुदवा लिया, और उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह भी उस आदमी ने सिद्ध कर दिया। और ऐसी विभूति का नाम था खुदीराम बोस। अब से 5 मिनट आपको जो बताने वाला हूं, कान बिल्कुल खोल के सुनिएगा। कौन थे खुदीराम बोस? 1889 सन, उनके पिता का नाम मेरे दिमाग में अभी आता नहीं है, त्रैलोक्य नाथ, और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया। 1889 में इस बालक का जन्म होता है पश्चिमी बंगाल में। बंगाल तब बहुत बड़ा था, बंगाल का बाद में विभाजन हुआ, लेकिन उससे पहले जिसको आप आज का उड़ीसा कहते हैं, जिसको आप आज का बिहार कहते हैं, और जिसको बंगाल कहते हैं, सब बंगाल प्रांत ही जाना जाता था। इस विभूति का जन्म 1889 को हुआ। माता पिता को यह डर कि हमारी संतान क्या जीवित रहेगी, क्योंकि जिस त्रैलोक्यनाथ और लक्ष्मी प्रिया के घर में चौथी संतान के रूप में इस बालक ने जन्म लिया, उनको कोई भी नवजात पुत्र बचा नहीं, समय से पहले मर गया, दुर्घटना हो गई। तो इस बार भी उनको यही डर था कि हमारा बेटा क्या बचेगा। तो किसी ने एक टोटका बताया, जैसे गांव में होता है ना, गांव में टोटके होते हैं बहुत,
टोटके मतलब उसको अंधविश्वास भी कह सकते हो। तो किसी ने यह बताया कि अगर त्रैलोक्यनाथ की जो बहन है वो उसको एक मुट्ठी चावल के बदले में खरीद ले तो इसकी जान बच जाएगी। तो एक टोटका यह किया गया कि एक मुट्ठी चावल उसकी बहन ने उसके पेरेंट्स को दिए और बदले में खुदीराम को उनकी बहन को सौंप दिया गया। खुदी बंगाली में चावल को कहते हैं। ये जो नाम खुदीराम आया है ये इसीलिए आया। खुदी किसको कहते हैं? चावल। वो एक मुट्ठी चावल से उसका नाम पड़ गया और इसलिए उसका उनका नाम, महान क्रांतिकारी का नाम जो पड़ा वो पड़ा खुदीराम बोस। ये फैक्ट है। ठीक, अब आगे की बात करता हूँ। खुदीराम बोस बेटा आप ही के जैसा बच्चा, और बचपन से उसकी यात्रा स्टार्ट करता हूँ। और तारीफ की बात यह है कि युवा होते होते तो वो विदा हो जाएगा, युवा होते होते तो वो विदा हो जाएगा, ऐसा काम वो कर गया। तो जब वो 13 साल का था उसने 9वीं तक की पढ़ाई की। जब वो 13 साल का बच्चा 13 साल का हुआ, अभी आप में से बहुत सारे 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल के होने वाले होंगे, और 18 साल होते होते हमारे दिमाग में यह होता है कि मैं क्या करियर बनाऊंगा, मुझे नीट की परीक्षा में मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, एमबीबीएस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस 13 साल के बच्चे ने सबसे पहले अंग्रेज सरकार के खिलाफ पर्चे बांटने स्टार्ट किए। क्या बांटने स्टार्ट किए? पर्चे बांटने स्टार्ट किए। पुलिस वालों ने एक दिन पकड़ लिया, और पुलिस वालों ने जब पकड़ा तो इसने, ये बच्चा था 13 साल का, इसने उस पुलिस वाले की नाक में एक जोरदार मुक्के का प्रहार किया और नक्सीर फूट पड़ी पूरी। इसको पकड़ा गया, इसको अभियोग किया गया, लेकिन क्योंकि कोई खास बात नहीं हुई जान पड़ी इसलिए छोड़ दिया गया। फिर इसने अनुशीलन समिति इन्होंने ज्वाइन की। अनुशीलन समिति मतलब बंगाल में क्रांतिकारियों की एक संस्था हुआ करती थी जिसमें बहुत क्रांतिकारी जुड़े थे, तो ये अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। अनुशीलन समिति जो थी वह एक ऐसे क्रांतिकारियों को पैदा करती थी जो कि अंग्रेज अफसर थे जो बहुत अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ उनको तैयार करती थी। तो ऐसा ही एक अंग्रेज अफसर उस समय था, डगलस किंगफोर्ड। क्या नाम बताया मैंने? डगलस किंगफोर्ड के बारे में केवल एक फैक्ट बताऊंगा, आपके कांप जाएंगे आप। डगलस किंगफोर्ड क्या करता था? भारतीयों पर अत्याचार के रूप में छोटी से छोटी बात या छोटी से छोटी गलती भी अगर कोई कर दे तो उसको 13 या 15 कोड़ों की सजा देता था। और जानते हो कोड़ा क्या होता है बेटा? कोड़ा आपने देखा नहीं है कोड़ा अभी। जब रियल कोड़ा देख लोगे तो उसको देख के ही मतलब 90% तो आदमी ऐसे ही ढीला हो जाता है, उसकी चोट इतनी खतरनाक होती है। तो 15 कोड़ों की मिनिमम सजा देता था। गरीब से गरीब किसान हो, मजदूर हो, अगर जाने अनजाने कोई अपराध हो गया हो, गलती हो गई हो। और इस डगलस किंगफोर्ड से भारत के सभी क्रांतिकारी, भारत के सभी वो जो हुतात्माएं आज नहीं रही, वो सबके सब चिड़े हुए थे। लेकिन बिल्ली के गले में कहते ना घंटी कौन बांधे, कोई ऐसी कहावत है मुझे सुनने में आती है जो, तो वो घंटी बांधेगा कौन? तो जिम्मेदारी दी गई। सबसे पहले जिम्मेदारी जिसको दी, तो एक बार प्रयास हुआ, बुक के अंदर एक बॉम्ब रखा गया और उस बुक को किंगफोर्ड के पास पहुंचाया गया, लेकिन सौभाग्यवश किंगफोर्ड ने वो बुक नहीं खोल पाया, तो वो टल गया। दूसरी बार फिर एक बार यहाँ जिम्मा सौंपा गया खुदीराम बोस, और उसके साथ एक और जबरदस्त नाम है, उसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं, उनका नाम है प्रफुल्ल चाकी। तो दो नाम मैंने बताया आपको, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दोनों को एक टास्क दिया गया कि ये जो डगलस किंगफोर्ड जिला सेशन मजिस्ट्रेट है, इसके प्राण हरने हैं क्योंकि इसने हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन सौभाग्य था किंगफोर्ड का कि उसको कलकत्ता से तबादला कर दिया और बिहार में कहीं पदस्थ कर दिया। तो बिहार में मोतीचरा नाम की एक जगह है। ये दोनों युवक उस जमाने में जब न बोली आती न भाषा आती, ये चले गए वहां एक धर्मशाला में ये रुके। और धर्मशाला में जब ये रुके, इन्होंने पहले दिन से उसकी एक्टिविटीज को डिकोड करना, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना चालू किया। जब उसकी एक्टिविटीज इन्होंने सुनिश्चित कर ली, सुनिश्चित करने के बाद ये एक दिन जाते हैं किंगफोर्ड बंगले के बाहर और खड़े हो जाते हैं। तो दरबान जो था वहां का, आपको पता होना चाहिए, यह जो हमारा देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि अंग्रेज ज्यादा दिन चल नहीं पाते। अंग्रेज यहाँ जो रुके हुए थे, टिके हुए थे, वो भारतीयों के सहयोग से ही टिके हुए थे। अभी और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो दरबान भी कोई भारतीय रहा,
उसने दोनों बच्चों को भगाने की कोशिश की। तब इनकी उम्र थी 18 साल। प्रफुल्ल चाकी थोड़ा बड़े थे, खुदीराम बोस एग्जैक्ट 18 के आसपास थे। भगाया गया तो दोनों बच्चे एक पेड़, पीछे जो पेड़ होता है बंगले के सामने, उसके नीचे जाके खड़े हो गए। उस दरबान ने यह सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है, रहने दो, बच्चे हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि यह बच्चों के दिमाग में भारत माता के प्रति कितना असीम प्रेम छुपा है। बच्चों ने इंतजार किया। 2-3 बग्गियां जानते हो? बग्गियां जानते हो ना? तो उसमें 2-3 बग्गियां खड़ी थी। और उस दिन किंगफोर्ड के घर में एक गेस्ट आया हुआ था, वहां का स्थानीय मजिस्ट्रेट आया हुआ था, कैनेडी, उसका परिवार आया हुआ था, उसकी मिसेज और उसकी बच्ची आई हुई थी। तो एक बग्गी में वो बैठी, दूसरे में और जो अफसर थे वो बैठे, और जैसे ही बग्गी चलने लगी तो कहते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आगे निकल के उन्होंने बॉम्ब को जबरदस्त तरीके से दे मारा एक बग्गी में, और बग्गी के परखच्चे उड़ गए। और उसी समय उनको लगा किंगफोर्ड की हत्या हो गई। लेकिन वहां दिक्कत ये हो गई कि जो कैनेडी और कैनेडी की बेटी थी वो, उनके प्राण हर लिए गए। गलती से बॉम्ब उस बग्गी में जा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज सरकार बौखला गई। इसलिए बौखला गई क्योंकि अगर यह बात दुनिया के सामने कल को आती तो एक नहीं कई खुदीराम बोस पैदा हो जाते। और जल्दबाजी में 18 साल के ये दोनों युवक, इन्होंने भागना आरंभ किया और छोड़ गए अपने जूते और अपनी चादर। और न जाने चादर का भारतीय क्रांतिकारियों से क्या दुश्मनी रही है, क्योंकि काकोरी कांड में भी जब जो काकोरी कांड, एक ट्रेन लूट का कांड हुआ था, तब भी क्रांतिकारी इस चादर की वजह से ही पकड़े गए थे। और इस बार भी चादर और जूतों की वजह से ही पकड़े गए। उनको भागना उन्होंने स्टार्ट किया और जाके उन्होंने यह सोचा कि अब क्या करें, तो भागना है। अंग्रेज सरकार ने इनाम रखा और आपके होश उड़ जाएंगे, इनाम रखा गया उस जमाने में तुरंत 5,000 रुपए का। और उस जमाने में 5,000 रुपए की कीमत अगर आप आंकेंगे तो कम से कम 30 लाख रुपया। और ये कुछ घंटों और दिनों के अंदर ये सारी बातें हो गई। इतना सेंसिटिव मुद्दा वो बन गया। और कहते हैं दोनों भागने लगे तो खुदीराम बोस जो थे वो खुदीराम बोस पैदल चलने लगे और प्रफुल्ल चाकी जाके एक ट्रेन में बैठे। तो प्रफुल्ल चाकी जिस ट्रेन में बैठे वहां उनका जो भाग्य कहे दुर्भाग्य कहे, वहां एक थानेदार की नजर उनके ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो एक नए कपड़े उसने पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, और बांग्ला लड़का था, बंगाल का लड़का था। तो जो नंदराम जो बनर्जी थे, उनकी नजर जब पड़ी और उन्होंने यह बोला, जब तहकीकात की तो पता चला इसका नाम प्रफुल्ल चाकी है और यह अभी किंगफोर्ड जो हत्याकांड हुआ है उसको अंजाम देके आगे भाग रहा है। तो जब वो भागने लगा उसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके खूब यातनाएं दी गई। खूब यातना देने के बाद खुदीराम बोस जो थे वो भी भाग रहे थे। और भागते भागते जब खुदीराम बोस को भी पकड़ लिया गया तो पकड़ने का उनका किस्सा जबरदस्त है। इतना समय नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। खुदीराम बोस को भी पकड़ लिया गया और खुदीराम बोस को पकड़ के हवालात में डाला गया कैलकाटा में। तो जब कैलकाटा में उसको डाला गया और उससे पूछताछ हुई तो पूछताछ में पूछा गया भाई क्या तुमने काम किया, तो उसने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वो जो नंद बोस जो बनर्जी की बात मैंने बताई जिसने प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा था, उसने प्रफुल्ल चाकी का, इसको ध्यान से सुनना, सभी गुरुजन भी ध्यान से सुनिएगा, इतनी आसान आजादी नहीं मिली है। प्रफुल्ल चाकी का सर कटवा के, प्रफुल्ल चाकी जो बच्चा जो क्रांतिकारी था, बनर्जी ने उसका सर कटवा के पार्सल किया। कहां? कलकत्ता में। यह पहचानने के लिए खुदीराम बोस द्वारा कि क्या यही वो था जिसने किंगफोर्ड की हत्या की थी। और तब जाके जब खुदीराम बोस को यह लगा कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने इस कांड को अंजाम दिया। अब योग चला, अदालतें खुली। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अदालतें खुली, लाखों का हुजूम उस जमाने में बंग के जो बंग विभाजन हुआ था उसके विरोध में एकत्र हो रहे थे। और जब उन्होंने यह सुना कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी में से प्रफुल्ल चाकी के प्राण इन्होंने ले लिए, अब खुदीराम बोस की बारी है, तो हजारों लाखों का हुजूम पूरे देश भर में इकट्ठा होने लगा। अदालत के बाहर हजारों की संख्या में लोग थे कि आज क्या होने वाला है। तो ट्रायल चला
और ट्रायल में पूछा गया कि तुमने इसको अंजाम दिया है, तो वकीलों ने बोला तुम ऐसे न कहना, हो सकता है हम तुमको बचा लें। लेकिन खुदीराम बोस मरने से बिल्कुल नहीं घबराते थे, और उन्होंने जब कोई भी बचता हुआ अवसर नहीं देखा तो उनको मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या यह उनको सजाए मौत उन्होंने दे दी। तो सजाए मौत जब उन्होंने दी तो उन्होंने पूछा कि तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? तो खुदीराम बोस, जिसकी उम्र 18 साल है, उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूं कि अभी अभी आपने जो कहा सजाए मौत, इसका क्या मतलब होता है। और मुस्कुरा रहे थे। तो जज बोला आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो वो बोले कि ये जो वकील जिरह कर रहे हैं, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं मुझे बचाने के लिए, मैं उसके ऊपर हंस रहा हूं, क्योंकि मैं तो मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। खुदीराम बोस मजिस्ट्रेट से कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो मजिस्ट्रेट ने कहा मेरे पास समय नहीं है। खुदीराम बोस फिर भी बोले, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह जानता हूं कि बम कैसे बनाए जाते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। आप भी भारत की आजादी के लिए लड़िए। क्या बोले? सत्य में रहो बेटा, ये इतिहास की घटना है। क्या बोले? मैं आपको भी सिखा सकता हूं कि बम कैसे बनता है। मजिस्ट्रेट के होश उड़ गए। और आगे की बात सुनो। ये प्रफुल्ल खुदीराम बोस का सोचा समझा प्रयास था, क्योंकि उस दिन मीडिया वहां आई हुई थी, और मीडिया के समाचार पत्रों के माध्यम से खुदीराम बोस बाहर यह सूचना देना चाहते थे कि बम बनाने का तरीका क्या है, ताकि हर एक भारत का युवा बम बनाना सीखे और जहां तहां इन अंग्रेजी अफसरों के परखच्चे उड़ा दे। ठीक? तो इतिहास को वॉरियर मेंटालिटी से अगर पढ़ोगे बेटा, इसमें बहुत कुछ छुपा है। अभी जब सजाए मौत हो जाती है खुदीराम बोस को, तो उसको जेल में ले जाते हैं, और जेल में अंत समय तक लोगों का कहना है, सरकारी रिकॉर्ड है, कि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं पड़ी। मौत को लेकर अच्छे अच्छों के पजामे, सब पता है मौत का शब्द सुनते ही क्या होता है, तो उसके चेहरे पर भी कोई सिकन नहीं। और अंत समय में भी वो जेलर से, जानते हो क्या मजाक कर रहा था? जेलर ने पूछा बताओ क्या चाहिए आपको? तो उसने बोला मुझे मेरे लिए आम ला दो। बच्चा ही था ना, मेरे लिए आम ला दो, मैं आम खाना चाहता हूँ। तो उसके लिए 3 आम लाए गए, और उन 3 आमों को उसने खा के जमीन पर रख दिया, और ऐसे रख दिया कि जेलर जब चक्कर लगा रहा था, उसने जब उन आमों को देखा तो उसको यह लगा कि उस जो आम है वो आम खाया नहीं गया है, जबकि वो खाए जा चुके थे। तो जेलर ने खुदीराम बोस को फिर पूछा कि ये आम मंगाए तो खाए क्यों नहीं? तो खुदीराम बोस बोला खा तो लिए। तो बोला कहाँ खाए? और वो अंदर जाके जब उसने चेक किया तो खुदीराम बोस एक बच्चे की मनोवृत्ति, उसने उन आमों को ऐसे सजा के रखा था, ऐसे एंगल कोणों में रखा हुआ था कि वो बाहर से कोई देखे तो ऐसे लगे कि बंद है, खुले नहीं है, और जोर जोर से हंसे, बहुत जोर जोर से, कि मैंने एक जेलर को फिर बेवकूफ बनाया। ये उसकी मनोवृत्ति थी खुदीराम बोस की। अंत समय भी मैं जो मौत को देख के मौत के ऊपर हंस दे, महाकाल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके प्राण, उसकी देह जा सकती है, लेकिन उसके अंदर का तत्व कभी नहीं मर सकता। इसका प्रमाण क्या है वो मैं आपको बताऊं। जिस दिन उनको सजा हुई 1908 में किंगफोर्ड की हत्या के आरोप में, आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी अस्थि भस्म को लेने के लिए, अस्थि भस्म जानते हो, जब कोई व्यक्ति प्राणांत हो जाता है उसको हम अंतिम विदाई देते हैं, उसके बाद अग्नि के सुपुर्द करते हैं, तो जो खाक होती है, उस अस्थि भस्म को लेने के लिए लोग चांदी की डिबिया, सोने की डिबिया और हाथी दांत की छोटी छोटी डिबिया लेके एकत्र हुए थे कि इस महान सपूत की थोड़ी सी खाक हम ले जाएंगे और अपने हृदय में, अपने घर पर इसको रखेंगे। ये था खुदीराम बोस का जलवा उस समय। जितने भी युवा थे, 1908 जब भंग के जो खिलाफ में जो जितने उठे थे, उन्होंने यह बोला, अपनी जो खादी की धोतियां थी उनके किनारे के बॉर्डर में खुदीराम बोस लिखा रहता था। क्या सलमान खान, क्या अमिताभ बच्चन और क्या शाहरुख खान, ऐसे हीरोज जब हमारे देश में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हीरोइज्म और कहीं से हमें लाने की जरूरत है। हीरोइज्म क्या होता है? हीरोइज्म होता है जब मन वचन कर्म से आदमी एक हो जाए।
और वो करके दिखा दिया इस 18 साल के बच्चे ने, क्योंकि इस एक बात के बाद पूरे भारत में यह चर्चा होने लगी कि जब 18 साल का बच्चा अंग्रेजों की नींव हिला सकता है तो हम सब क्या से क्या नहीं कर सकते। स्वतंत्रता संग्राम का पहला विस्फोट करने वाला आदि पुरुष था खुदीराम बोस, और उसके बाद न जाने कितने विस्फोट हुए और अंग्रेजों की नींद उड़ गई। बाद में आपने देखा होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने कितने लोग तैयार हो गए अपने प्राणांत करने के लिए। तो ये खुदीराम बोस का जो कंट्रीब्यूशन हम बात करते हैं, उनका क्या योगदान रहा, तो ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो जिस रिपब्लिक की हम बात करते हैं, जिस संविधान की हम बात करते हैं, इस संविधान को पाने के लिए, उस स्थिति, उस बिंदु तक आने के लिए जिन हुतात्माओं ने अपने प्राण त्यागे हैं, उनमें ऐसी ऐसी हुतात्माएं भी हैं जिनकी उम्र और उनके अनुभव को समझ में नहीं आते कि अनुभव को लेकर पैदा हुए थे या पैदा होने के बाद उन्होंने अनुभव लिया था, यह समझ में नहीं आता। और खुदीराम बोस जैसे इतने लीडर्स इस देश में हुए हैं, इतने बच्चे, अभी आपको इसके अलावा भी कई ऐसे हैं हिस्ट्री में जिनको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट बात यह है कि हमें अपनी पात्रता भी सिद्ध करनी होगी कि क्या हम उसको सुनने के लिए उस मन स्थिति में है क्या। तो ये जो 26 जनवरी का दिन है बच्चों, ये 26 जनवरी का दिन उस राष्ट्रीयता को, उस राष्ट्र के लिए एकनिष्ठ होकर लगातार हर एक दिन जब आप अपने बिस्तर से उठो, एक भाव से उठने की जरूरत है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। यह केवल साल में एक दिन इकट्ठा होकर मुंह में तिरंगा पोत लेने से, मोमबत्ती का मार्च निकाल देने से या अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरा करके और तुरंत सो जाने का दिन नहीं है। यह तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है और एक प्रोसेस है जो कि मरते दम तक हमें चलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जरूर ऐसे लोगों से, इस तरह के वीरों से प्रेरित होकर, बम बनाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी ऐसी घटनाओं का जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो इस तरह की जरूरत नहीं है कि उस तरीके का काम करें। बात सिर्फ यह है कि जो काम हमें दिया गया है उस काम को हम कितनी दक्षता से कर दें। यह भी हमारे देश के लिए हमारा योगदान है। तो आपसे जो हम अपेक्षा करते हैं वो केवल और केवल यह अपेक्षा है कि स्कूल के इन 6 से 7 सालों में भारत सरकार जो आपके ऊपर खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उस इन्वेस्टमेंट को सार्थक बनाइए। ये आपका देश के लिए योगदान है। खूब 26 जनवरी मनाइए और वो 26 जनवरी बहुत सार्थक होगी जब आपके योगदान अपने आप बोलेंगे। तो खुदीराम बोस को सुन के आपको मजा आया नहीं है? आनंद आया नहीं है? तो खुदीराम बोस के बारे में और चर्चा, परिचर्चा या फिर किताबें ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे? ठीक है। तो मैंने 2 नाम बताए थे, कौन कौन से वो 2 नाम थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। कौन सा गणतंत्र दिवस है आज? 75वां। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जो रूल बुक है, जो नियमों की पुस्तक है, उसको बने हुए कितने साल हो गए? 75 साल। और एक बात, अंतिम बात, इस संविधान की बुक को लिखने में, सुन लेना बेटा, 389 कितने सदस्य थे और कितनी समितियां थी? 12वीं वाला कोई बच्चा बताएगा? आर्ट्स का कोई बच्चा बेटा? आर्ट्स का? घबराओ मत, गलती तो होगा। कितनी समितियां थी? कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। कितनी? 6। और इन 6 समितियों में हर एक समिति का अपना एक प्रमुख होता था। तो ये इस तरीके से है, इसको लास्ट में मैं संक्षेप में लाता हूं। एक बच्चे की कल्पना कीजिए, एक युवा की कल्पना कीजिए। अगर उसका सिर बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए और उसके हाथ और पैर और पेट दुबलाते जाएं, तो ऐसा युवा घटिया लगेगा या अच्छा? बोलो, अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? युवा अच्छा दिखे इसके लिए क्या होना चाहिए? उसका सर, उसका पेट, उसके पैर, उसके हाथ, उसका सारा जो अंग है, उनका समुचित बैलेंस में विकास हो, संतुलन में विकास हो। और इसी संतुलन में हमारा संविधान बना है। इसमें एक एक सदस्य का इतना योगदान है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे संविधान के लिए, ऐसी रूल बुक के लिए
हमारे वीरों की, शहीदों की जो आत्माओं की जो सोच थी उसको जागृत किया, चरितार्थ किया, उसको बारंबार नमन और जोरदार तालियों से एक बार आज के 26 जनवरी को धन्यवाद कहिए। तालियां जोर से बजाओ बेटा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा इतने प्यार से सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा।